गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज में गुलाम वंश को देख रहे थे। ये गुलाम वंश का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो और अपलोड हो चुकी है। तो इसमें आज हम लोग रजिया सुल्तान के इतिहास को बारे में जानेंगे। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी के मध्य के इतिहास को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश के कुल 4 संतानें थीं। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था नसरुद्दीन महमूद, दूसरे पुत्र का नाम था रकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर रजिया सुल्तान उनकी पुत्री थी, फिर चौथे पुत्र का नाम था मोइनुद्दीन बहराम शाह। नसरुद्दीन महमूद की तो मृत्यु हो जाती है 1229 में, और इल्तुतमिश ने इनका मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा थी। रकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह एक अयोग्य शासक के रूप में आते हैं, जिन्हें जनता ने विद्रोह कर दिया था, और रजिया सुल्तान ने अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। तो चलिए आज रजिया सुल्तान के इतिहास को जानते हैं। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था दिल्ली सल्तनत में 1236 से लेकर 1240 के मध्य का था। लगभग 3 साल 6 महीना इन्होंने शासन की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गर्व रजिया सुल्तान को प्राप्त है। साथ ही यह भारत की प्रथम तुर्की और प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। दरबार के अधिकांश लोगों को एक महिला के अंतर्गत शासन करना अच्छा नहीं लगता था। देखिए, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त भारत में महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था। उस वक्त किसी महिला का शासक बनना अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। तो महिला का शासक बनना ही रास नहीं आया, तो उनके अंतर्गत काम करना उन्हें कैसे पसंद होगा। तो व्यापार में तेजी के लिए इमारत और सड़कों का निर्माण करवाया तथा कुएं और जलाशय का निर्माण करवाया। देखिए, बात ऐसा है कि एक तो इल्तुतमिश ने अपनी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगली शासिका बनने योग्य कोई है उनके संतानों में, तो वो रजिया सुल्तान ही है। एक बार की बात होती है, जो इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया होता है, तो उस वक्त दिल्ली की जो बागडोर जो होती है वो अपने पुत्री रजिया सुल्तान के हाथ में वो देकर जाता है। और जब वो वापस आता है तो रजिया सुल्तान की जो कार्य कुशलता होती है उसे देख के बहुत ही खुश होता है। और वो समझता है, उसी वक्त उसे एहसास हो जाता है कि अगला उत्तराधिकारी कोई हो सकता है तो वो रजिया ही है। रजिया युद्ध कौशल में भी निपुण थी, उसके साथ ही वो शासन शासन का बागडोर संभालना भी उन्हें आता था। उन्हें अच्छा अनुभव था इन चीज़ों का। और इल्तुतमिश ने सिक्के चलवाए थे, जिस कारण व्यापार के मार्ग प्रशस्त हुए थे, और व्यापार में मार्ग प्रशस्त होने से व्यापारिक केंद्र बने, वो शहर का रूप लिया। तो व्यापारिक केंद्र बने तो शहर हुआ, शहरीकरण हुआ, तो उसमें रजिया सुल्तान ने इमारतों की निर्माण करवाई। व्यापार में तेज़ी लाने के लिए सड़कों का निर्माण हुआ, और कुएँ जलाशय का तो निर्माण उन्होंने करवाया ही। शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दी, इससे बालक बालिकाएं दोनों को शिक्षा मिली। और विद्यालय, खोज संस्थान और पुस्तकालय इत्यादि का भी वो निर्माण करवाया। साथ ही वो सभी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा तथा हिंदू शिक्षा में भी समन्वय रखा। वो कला प्रेमी भी थी, जिसमें वो कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। और रजिया ने अपने चतुराई से राजनीतिक दृढ़ता प्राप्त कर ली, परंतु अभी भी अमीर वर्ग उनसे असंतुष्ट थे। देखिए, बात ऐसा होता है कि रजिया सुल्तान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं तो उन्हें जनता और अमीरों का तो पूरा समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन मुल्तान, बदायूं, लाहौर इत्यादि स्थानों के सूबेदार रजिया के सुल्तान के विरोध में हमेशा तैयार रहते थे। जिसमें से ये जब रजिया सुल्तान रकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पे तुर्कान चहलगानी के द्वारा बैठाए जाते हैं, पर उनके गद्दी पर आने के बाद जनता में विद्रोह हो जाता है, और रजिया सुल्तान उन्हें अपदस्थ कर गद्दी प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जब उसी बीच रकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की मृत्यु हो जाती है कैद खाने में, तो उनका जो वजीर होता है वो इन सूबेदारों के साथ मिल जाता है। कहाँ के मुल्तान, बदायूं और लाहौर इत्यादि इन सूबेदारों के साथ मिल जाता है, और एक बड़ी फ़ौज तैयार कर लेता है। और वो फ़ौज रजिया सुल्तान के पूरे राजधानी को घेर लेती है, और वो उनकी फ़ौज की संख्या बहुत ही तादाद में बहुत ज़्यादा थे। रजिया को यह एहसास हो जाता है कि इतने बड़े फ़ौज का सामना करना आसान नहीं होगा। तो रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया, चतुराई से उनके बीच फूट डलवा दी, तो उनमें आपसी विद्रोह हो गया, एकता ख़त्म हो गई। फिर बाद में रजिया सुल्तान उन पर सैन्य कार्रवाई करती हैं और उन्हें शांत कर देती हैं। माहौल शांत हो जाता है उस वक्त रजिया, और उस वक्त शासन सत्ता को कोई परेशानी नहीं होती है चलाने में। शासक बनने पर रजिया को उद्मत उल निस्वा की उपाधि मिलती है।
रजिया ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। देखिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना इस चलते ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप शांति से शासन चलाना चाहते हैं और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो कानून व्यवस्था को तो आपको सुदृढ़ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ये काम किया। फिर रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तुर्कान चहलगानी की। इनका सामना करने के लिए रजिया सुल्तान ने अपना वफादारों को उच्च पद पर विराजमान किया, जिसमें मलिक मुहावजुद्दीन को वजीर का पद दिया, सैफुद्दीन ऐबक को सेनापति बनवाया, कुतुबुद्दीन हसन को नायाब सेनापति बनाया, इख्तियारुद्दीन एतगिन को अमीर हसन का पद दिया, मलिक अल्तुनिया भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त हुआ और कबीर खां याज लाहौर और मुल्तान का इक़्तिदार नियुक्त किया गया। ये सभी तुर्की थे। लेकिन रजिया ने एक गलती कर दी कि रजिया सुल्तान ने जमातुद्दीन याकूत, ये नाम याद रखेंगे, के नाम के एक व्यक्ति को, गैर तुर्की व्यक्ति को अमीर आखुर का पद दे दिया, जो कि राज दरबार का पद होता है, जिससे इनमें आक्रोश के भावना आ गई कि ये वक्त वो था, वो उस वक्त का दौर था जब तुर्की और गैर तुर्की में बहुत भेदभाव होती थी। तो ये लोग उनके इस फैसले से नाखुश हो गए और हुआ ये क्या कि तुर्कान चहलगानी, जो कि इल्तुतमिश ने इनका गठन किया था साम्राज्य को संगठित करने के लिए, ये कड़े विरोध में आ गए और षड्यंत्र का रास्ता इन लोगों ने पूरा खोल दिया और साथ ही ये लोग कबीर खां को अपने ग्रुप में मिला लिया। और होता क्या है कि 1229 ईस्वी में कबीर खां तुर्कान चहलगानी के साथ समर्थन से एक विद्रोह करता है। इन्हें पता होता है कि अगर रजिया सुल्तान को पराजित करना है तो रजिया सुल्तान को उसके गढ़ से बाहर निकालना होगा, किसी भी तरीके से उनको साम्राज्य से बाहर निकालो। तो साम्राज्य से बाहर कैसे निकलेंगे भाई? तो ये कबीर खां कहाँ का इक़्तिदार था? लाहौर का। ये हम लोगों ने देखा, लाहौर का इक़्तिदार था कबीर खां। लाहौर के क्षेत्र में ये विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह होता है तो विद्रोह के दमन के लिए रजिया को अपने साम्राज्य से बाहर आना पड़ता है और वो लाहौर के क्षेत्र में विद्रोह के दमन के लिए निकल पड़ती हैं, जहाँ कबीर खां पराजित होता है और वो आत्मसमर्पण करता है रजिया सुल्तान के पास। फिर भी वो युद्ध में शहीद हो जाता है। इससे एक तो ये होता है, उसके बाद रजिया अपने राजधानी दिल्ली लौट जाती है। दिल्ली लौटते ही 1240 ईस्वी में भटिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया सख्ती के साथ विद्रोह करता है और बहुत ही योजना के साथ एक षड्यंत्र रचता है। विद्रोह करता है भटिंडा के क्षेत्र में, तो रजिया सुल्तान भटिंडा निकलती हैं विद्रोह के दमन के लिए। इसी बीच जो इनका वफादार था जमातुद्दीन याकूत की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये खबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को लग जाती है और साथ ही युद्ध में कुछ सेना रजिया सुल्तान का समर्थन नहीं करती है। तो इस बीच रजिया सुल्तान कमज़ोर पड़ जाती है और रजिया सुल्तान पराजित हो जाती है और मलिक अल्तुनिया के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है। अब रजिया सुल्तान दिल्ली में भी नहीं होती है और वो गिरफ्तार कर ली जाती है, तो इसका फ़ायदा होता है तुर्कान चहलगानी को और इन लोगों ने इल्तुतमिश के पुत्र मोइनुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया होता है। और इधर तो सुल्तान बन गए, प्लस मलिक अल्तुनिया को उनके पसंदीदा पद पे नहीं विराजमान किया जाता है, जिसके कारण इनमें असंतोष की भावना आ जाती है। ये वापस भटिंडा जाते हैं और रजिया सुल्तान को रिहा कर देते हैं। रजिया सुल्तान रिहा होती है और मलिक अल्तुनिया के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है और फिर दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों की संयुक्त सेना दिल्ली पे वापस से आक्रमण की योजना बनाती है। आक्रमण होता है लेकिन रजिया और अल्तुनिया की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है और साथ में उनकी सेना उनका ही साथ छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था तुर्की साम्राज्य से घिरा हुआ था और वापस निकल जाते। वापस जाते वक्त 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास अल्तुनिया और रजिया की हत्या जंगली डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान का इतिहास ख़त्म हो जाता है। तो आइए एक समरी देख लेते हैं। रजिया सुल्तान का जो जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बदायूं था। राज तिलक हुई थी 1236 ईस्वी में। पिता का नाम इल्तुतमिश था, माता का नाम कुतुब बेगम था और पति का नाम पूछता है रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था, तो पति का नाम मलिक अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास, कैथल हरियाणा में स्थित है। रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पे बैठते हैं 1240 से 1242 ईस्वी का काल बहराम शाह के अंतर्गत होता है। ये वो दौर होता है, यहाँ से गुलाम वंश के अयोग्य शासकों का दौर शुरू होता है। तुर्क सरदारों ने नयाबे ममकिलात के पद का उद्गम बहराम शाह के समय किया था। ये वो पद था जो तुर्की सुल्तानों को ये लग गया था, तुर्की सरदारों को ऐसा लग गया था कि अब जो भी सुल्तान बैठेंगे गद्दी पे उन्हें
साम्राज्य पे तो बस नाम का बैठाया जाता था कि साम्राज्य के सुल्तान आप नाम के हो। बाकी जो असली पावरफुल पद था ये नयाबे ममकिलात का था। इनकी इसकी सारी शक्तियों का तुलना सुल्तान के बराबर की जाती थी। नयाबे ममकिलात के पद पर जो प्रथम बार विराजमान होते हैं वो मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया जाता है। प्रथम नियुक्ति जो होती है मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया जाता है। समय के साथ एतगिन की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अयोग्य शासक तो ऐसे भी थे, कुछ कर नहीं पाते थे और ये एक बहुत ही कर्मठ अधिकारियों में आते थे, तो सारे जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और प्लस पावर भी था। तो इनकी शक्तियाँ समय के साथ जिम्मेदारी होने के साथ समय के साथ इनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। उसने सुल्तान के समान नौबत और हाथी रखना आरंभ कर दिया। ये बात बहराम शाह को पसंद नहीं आई और उसने एतगिन की हत्या करवा दी। हत्या हुई तो तुर्की सरदारों में भयानक असंतोष हो गया, क्योंकि उन लोगों ने एक शर्त के साथ बहराम शाह को शासक नियुक्त किया था कि आप ये नयाबे ममकिलात के पद को जारी रखोगे, लेकिन उनकी हत्या करवा दी और नयाब के जो पद थे, नयाबे ममकिलात के जो पद जो उन्होंने बनाया था, उस पद के सारे अधिकार अमीर हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के हाथों में सौंप दी। और उसी वक्त दुर्भाग्यवश 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण तैर बहादुर के नेतृत्व में भारत के क्षेत्र पंजाब में होता है। उस वक्त बहराम शाह की सेना तो जाती है उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने, पर उनकी सेना को भड़का दी जाती है और वापस 1241 ईस्वी में तुर्कियों द्वारा दिल्ली पे कब्जा कर लिया जाता है और बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। अब उन बहराम शाह के बाद आते हैं अलाउद्दीन महसूद शाह। 1242 से लेकर 1246 के मध्य इनका शासन था दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह के भाई तथा रकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और इल्तुतमिश के पोते होते थे। बहराम शाह और रकनुद्दीन फिरोज शाह ये दोनों इल्तुतमिश के ही पुत्र थे, और ये रकनुद्दीन फिरोज शाह वही होते हैं जिन्हें अपदस्थ कर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती हैं। उनके पुत्र हुए अलाउद्दीन मसूद शाह और ये इल्तुतमिश के पोते भी हुए। मसूद शाह के पास केवल सुल्तान की उपाधि नाम मात्र की ही रह गई, क्योंकि नयाबे मुमकिलात का जो पद था उस पर तुर्की नेता मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया गया। ये मलिक कुतुबुद्दीन हसन वही थे जो रजिया सुल्तान के विश्वासी थे। तुर्कान चहलगानी के दमन के लिए रजिया सुल्तान ने अपने विश्वास पात्र लोगों को उच्च पद पर आसीन किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन हसन खां ये नायाब सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। वही अलाउद्दीन मसूद शाह के वक्त नायाबे मुमकिलात के पद पे विराजमान होते हैं। इन्हीं के समय 40 सरदारों में बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त होता है। धीरे धीरे सारी शक्तियाँ बलबन अपने हाथों में एकत्रित कर लेता है। देखिए, अमीर हाजिब का जो पद होता है ये बहुत ही उच्च स्तरीय पद होता है। इसके अंतर्गत ये समझ लो कि आप राज दरबार के सारे जितने भी सुल्तान के जांच पड़ताल के मामले होते हैं वो यही देखता है, साथ में दरबार में शिष्टाचार को भी यही मेंटेन करते थे। तो ये काफ़ी उच्च स्तरीय पद होता था, जिस कारण बलबन ने सारी शक्तियाँ एक अनुभव, क्योंकि जो बलबन जो थे काफ़ी नीचे स्तर से पद ग्रहण करते करते उच्च स्तर तक पहुँचे थे, तो इन्हें राज चलाने का एक अच्छा अनुभव भी था। तो उन अनुभव के साथ ही उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में एकत्रित कर ली तथा नसरुद्दीन महमूद की मां के साथ मिलकर अलाउद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा 10 जून 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद को कैद कर नसरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठा दिया। तो यहाँ पर इनका भी साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब आते हैं नसरुद्दीन महमूद। 1246 से लेकर 1265 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत में इनका साम्राज्य था। इतिहास में पिता और बेटे का एक ही नाम था। ये देखिए, नसरुद्दीन महमूद जो थे इनका कार्यकाल 1227 से 1229 के मध्य था। ये इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे होते हैं। इनकी मृत्यु 1229 में हो जाती है और इल्तुतमिश ने इनका मकबरा बनाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो तुर्कों द्वारा भारत निर्मित प्रथम मकबरा था। और इनके पुत्र हुए नसरुद्दीन महमूद। ये क्वेश्चन आता है कि इतिहास में पिता और पुत्र का एक ही नाम था, ऑप्शन देंगे तो उसमें आपका सही आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद विद्या प्रेमी थे, बहुत ही शांत स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नसरुद्दीन महमूद अपना जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कुरान को लिखकर बाज़ारों में बेचते थे। इनके जो लिखावट थी उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और यह कुरान के पाठ को लिखकर बाज़ारों में बेचा करते थे। इनके साथ एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के ये इंसान थे। नसरुद्दीन महमूद 7 अक्टूबर 1246 ईस्वी में बलबन को उलुग खां की उपाधि देते हैं। साथ ही बलबन को अमीर हाजिब बनाते हैं।
1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद का विवाह बलबन की पुत्री के साथ होता है। और भारतीय मुसलमानों को, ये पहले शासक होते हैं जो भारतीय मुसलमानों को पहली बार महत्वपूर्ण पद प्रदान करते हैं, जिसमें से इमामुद्दीन रेहान को वकीलदार और नायाब के पद पर नियुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मुसलमानों को पहली बार महत्वपूर्ण पद पे किसने विराजमान किया, तो वो नसरुद्दीन महमूद होंगे। यह बहुत ही शालीन और संस्कारी प्रवृत्ति के शासक होते हैं, इसलिए इनके सल्तनत काल को औरंगजेब भी कहा जाता है और सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता है। यह धर्म प्रेमी था, इसलिए इन्हें धर्म भीरू भी कहते हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो गुलाम वंश के कवि के रूप में उभरते हैं, इनकी जो रचना होती है तबकाते नासिरी, यह मुख्यतः नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। साम्राज्य की शक्तियाँ बलबन और उनके सदस्यों के पास मौजूद थी। बलबन, जो मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी उच्च पद पे विराजमान था और एक अनुभव के साथ सारी शक्तियाँ को ग्रहण करते भी जा रहे थे। नसरुद्दीन महमूद के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से आज़ाद हो गया था और 1265 में नसरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इसमें मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको इंक्लूड किया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बलबन के इतिहास को देखेंगे। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।